हेलो गाइस एंड वेलकम टू कोड्स.सोबिज्म। हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था एक प्रोग्राम जिसमें हमने ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकाला था एन टर्म्स के लिए। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम करने वाले हैं। ये हमारी सीरीज का थर्ड प्रोग्राम है और यहाँ पर हम टावर ऑफ हेनॉय प्रॉब्लम देखने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। और ये जो प्रॉब्लम है, जहां पर भी आप रिकर्सिव फंक्शंस पढ़ोगे वहां पर एज एन एग्जाम्पल इसे देखोगे। तो मैं यहाँ पर होप कर रहा हूँ कि आपको सी प्रोग्रामिंग की नॉलेज है और रिकर्शंस की भी नॉलेज है। और अगर आपकी नॉलेज थोड़ी डिम है या फिर आपको रिकर्शंस के बारे में और स्टैक्स के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेमोरी लेआउट के बारे में पढ़ो और आप रिकर्शन और स्टैक पे थोड़ा सा फोकस करो। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप जाओ मेरे चैनल पर codes.sobism सर्च करो यूट्यूब पर और आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। और आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर ये मेमोरी लेआउट की प्लेलिस्ट को देख लो। यहाँ पर मेमोरी लेआउट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। और इस प्लेलिस्ट में हमने यहाँ पर देखो रिलेशन बिटवीन रिकर्शन एंड स्टैक ये पढ़ाया हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो ये वीडियो जरूर देख लेना। और उसके बाद हम यहाँ पर रेडी होंगे इस प्रोग्राम को समझने के लिए। तो यहाँ पर शुरू करने से पहले मैं आपको इस प्रोग्राम को समझाना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये टावर ऑफ हेनॉय होता क्या है। तो यहाँ पर आपको ये फिगर दिख रही होगी और यही आपके टावर ऑफ हनॉय का प्रॉब्लम है। और ये रिकर्शन का बहुत ही ज्यादा फेमस प्रॉब्लम है। इसमें होता क्या है, हमारे पास ये तीन पेग्स हैं, मान लो ये तीन स्टिक्स हैं। और यहाँ पर हमें करना क्या है, इसको आप एज अ गेम भी समझ सकते हो। और यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से आपको नंबर ऑफ डिस्क लगानी होती है। और यहाँ पे आपको कुछ n नंबर ऑफ डिस्क मिल जाती है। मतलब यहाँ पर आप देखो 5 डिस्क हमने लगा रखी है। ये सारी डिस्क है और ये इसी फॉर्म में लगती है। जो सबसे नीचे वाली होती है वो सबसे बड़ी होती है, उसके ऊपर जो लगेगी वो उससे थोड़ी छोटी होगी। और ऐसे ही हमारे ऊपर तक आती जाती है। और उसके बाद हमें करना क्या होता है, यहाँ पर हमारा ये जो सी पैक होता है इसमें हमें ये सारी डिस्क डालनी होती है और इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। सबसे पहले फिफ्थ होगी, फिर फोर्थ होगी, फिर थर्ड होगी, फिर सेकंड होगी और फिर फर्स्ट डिस्क आएगी। और यहाँ पर इस बी का हम यूज कर सकते हैं बीच में। और ये जो होती है ये हमारी ऑक्सिलरी पैक होती है, मतलब ये बस हेल्प करने के काम आती है। और यहाँ पर रूल होता है, एक रूल ये होता है कि जब भी हम एक छोटी डिस्क डाल देंगे तो उसके ऊपर उससे बड़ी कोई डिस्क नहीं डल सकती। उसके ऊपर बस एक उससे छोटी डिस्क डल सकती है। मतलब अगर हमारे पास 3 है, मान लो 3 है हमारे पास सबसे ऊपर, तो इसके ऊपर आप 2 और 1 तो डाल सकते हो लेकिन 4 और 5 नहीं डाल सकते। और इस रूल को फॉलो करते हुए आपको यहाँ पर रिप्लेसमेंट करते जाना है। और एंड में आपको जो एंड रिजल्ट मिलेगा वो ये होना चाहिए कि ये जो है ऐसे ही आइडेंटिकल हमारा लगा होना चाहिए सी में। और फिर हमारा ये टावर ऑफ हनॉय का प्रॉब्लम खत्म होता है। और इसी को आप एज एन पजल मान के चलो। और इसमें आपको दिमाग ऐसे लगाना होता है कि यहाँ से आप यहाँ ले आओ सब कुछ। और इसी को हम सॉल्व करने वाले हैं एक प्रोग्राम के फॉर्म में। और सी लैंग्वेज में आज हम इस प्रोग्राम को समझने वाले हैं। यहाँ पर ये हमारा टावर ऑफ हनॉय का प्रोग्राम है जिसमें हमने क्या किया है, एक रिकर्सिव फंक्शन बनाया है। इस प्रोग्राम में हम कर क्या रहे हैं, हमने stdio.h फाइल इंक्लूड कराई क्योंकि हमें printf और scanf जैसे फंक्शंस का यूज करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक फंक्शन को डिक्लेयर किया है और इसमें हमारे 4 पैरामीटर्स हैं। एक इंटीजर टाइप का, और वो इंटीजर टाइप का पैरामीटर हमारी नंबर ऑफ डिस्क के लिए है। और उसके बाद 3 कैरेक्टर हैं और ये 3 जो कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट्स हैं ये हमारे पेग्स के लिए है। हमारा पहला कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट है फ्रॉम पेग के लिए, दूसरा कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट है टू पेग के लिए। इसका मतलब है क्या, यहाँ पर हमारे 3 पेग्स होते हैं, मतलब यहाँ पर हमारे ये 3 टावर्स होते हैं। तो हमारा यहाँ पर फ्रॉम पेग जो है वो ए है और टू पेग सी है। और बी जो होने वाला है हमारा वो ऑक्सिलरी पेग होने वाला है। और ये चीज मैं आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर हम ये 3 कैरेक्टर्स के थ्रू यहाँ पर इन तीनों टावर्स को हम दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या होने वाला है, सबसे पहले ये चेक करेगा एक कंडीशन, और कंडीशन में ये देखेगा कि अगर ये जो नम है उसकी वैल्यू 1 है, मतलब जो हमारी नंबर ऑफ डिस्क है वो अगर बस 1 है, तो हमारा क्या करो आप, मूव डिस्क 1 फ्रॉम पेग परसेंटेज सी टू पेग परसेंटेज सी। इसका मतलब परसेंटेज सी की जगह फ्रॉम आएगा और दूसरे परसेंटेज सी की जगह टू पेग आएगा। मतलब ये जो डिस्क 1 है इसे ए से सी में ट्रांसफर कर दो। अगर नॉर्मली भी आपको एक डिस्क मिलेगी तो आपको पता है सीधा ए से सी में डाल दो और आपकी पजल यहीं पे खत्म हो जाएगी। और यही हमारी टर्मिनेशन कंडीशन होने वाली है। आपको पता ही है कि हमारे हर रिकर्सिव फंक्शन में एक टर्मिनेशन कंडीशन होती है। और जब हमारा नम 1 हो जाएगा तो ये जो इफ स्टेटमेंट है ये हमारी टर्मिनेशन कंडीशन बन के आएगी। उसके बाद क्या होगा,
अगर हमारे नम की वैल्यू 1 नहीं है, मतलब किसी ने 2 या 3 या 4 डिस्क डाल दी, तो क्या होगा, नम की वैल्यू अभी 1 नहीं है, तो ये इफ स्टेटमेंट को रन नहीं करेगा और नीचे आ जाएगा। और नीचे आने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पर ये नम की वैल्यू कम कर देगा, नम की वैल्यू डिक्रीमेंट करके इसने -1 कर दिया। उसके बाद क्या करेगा, ये उसी फंक्शन को वापस कॉल करेगा और इसी को हम रिकर्सिव फंक्शंस बोलते हैं। यहाँ पर नम की वैल्यू चेंज हो गई होगी, मतलब अगर मान लो हमने इनिशियली 2 डाली थी तो अब 1 हो चुकी होगी। और अब यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट्स है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारा जो फ्रॉम पैग है वो तो वही रहेगा, लेकिन जो टू पैग था उसे हमने चेंज करके ऑक्स पैग कर दिया है। इसका मतलब पहले हमने सी दिया था टू पैग, लेकिन यहाँ पर जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये जो बी होगा उसको हम एज टू पैग रखने वाले हैं, और जो सी होगा उसे हम ऑक्सिलरी पैग की जगह दे देंगे। और ऐसे ही यहाँ पर हमारे रिकर्सिव कॉल्स होते रहेंगे। तो मान लो अगर इनिशियली 2 था तो यहाँ पर num -1 1 हो जाएगा। तो जब फिर से ये कॉल होगा तो इस बार हमारी इफ की कंडीशन ट्रू होगी और ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, और तभी जाके ये जो रिकर्सिव कॉल्स है ये टर्मिनेट होने वाली है। इसे अभी मैं आपको स्टैक फ्रेम में भी समझाऊंगा। अभी हम इसे देखने वाले हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पर मान लो मेन फंक्शन शुरू हो गया। मेन फंक्शन में हमने क्या बोला, हम एक वेरिएबल बना रहे हैं नम और वो इंटीजर टाइप का है। हम बोलेंगे एंटर द नंबर ऑफ डिस्क और हम वहीं पे स्कैन करा लेंगे नम की वैल्यू को। तो सिंपलिसिटी के लिए मान लो कि किसी ने यहाँ पर 2 दे दिया, उसके बाद क्या होगा, प्रिंट होगा द सीक्वेंस ऑफ मूव्स इन्वॉल्व्ड इन द टावर ऑफ हेनॉय आर। और फिर हमारा यहाँ पर फंक्शन कॉल आ ही जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर हमारे जो भी रिकर्सिव कॉल्स होने वाले होंगे वो होंगे। और जब ये फंक्शन एंड में रिटर्न होगा तब हमारा जाके प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। तो देखते हैं इसे ये कैसे होने वाला है। मान लो हमने 2 दे दिया और नीचे जो है वो बड़ा वाला डिस्क है और उसके ऊपर हमने एक छोटा डिस्क डाल दिया। हमें यहाँ पर ए पैग से सी पैग में सब कुछ ट्रांसफर करना है और अपने रूल को भी फॉलो करना है, और ये जो ऑर्डर है उसे भी हमें फॉलो करना होगा। जो हमारा बड़ा वाला है वो नीचे होगा और जो हमारा छोटा वाला है वो ऊपर होना चाहिए। तो अब हम समझते हैं इसे एक स्टैक फ्रेम के थ्रू। जब भी हमारे रिकर्सिव कॉल्स होते हैं तो हमारा यहाँ पर स्टैक फ्रेम्स बन रहे होते हैं। सबसे पहले होगा क्या इस प्रोग्राम में, हमसे यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्क मांगा तो हमने 2 दे दिया। फिर यहाँ पर प्रिंट हुआ द सीक्वेंस ऑफ मूव्स इन्वॉल्व्ड इन द टावर ऑफ हेनॉय आर। उसके बाद यहाँ पर ये टावर्स कॉल हो गया है। ये टावर्स फंक्शन जो है वो कॉल होगा, तो यहाँ पर एक स्टैक फ्रेम बनेगा। सबसे पहले तो मेन फंक्शन के लिए यहाँ पर हमारा स्टैक फ्रेम बनता है, और उसके बाद एक और कॉल हुआ है फंक्शन, तो यहाँ पर एक नया स्टैक फ्रेम बनेगा उस फंक्शन के लिए, और वो फंक्शन हमारा टावर्स फंक्शन होने वाला है। और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट क्या होगी, 2 होगी, ए होगी, सी और बी होने वाले हैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2a c और b हमारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे, और ये फंक्शन जब कॉल होगा तो ये यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर होगा क्या, नम की वैल्यू जो है वो हमारी 1 नहीं है, ये कंडीशन चेक हो चुकी है, नम की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर ये इफ की कंडीशन को छोड़ के नीचे आएगा, और जब ये नीचे आएगा तो इसे दिखेगा कि टावर्स फंक्शन जो है वो फिर से कॉल हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट्स है वो थोड़ी चेंज हुई है। चेंज क्या है, यहाँ पर नम की वैल्यू जो थी वो num -1 हो गई, मतलब यहाँ पर 1 हो गया। और फ्रॉम पैग तो फ्रॉम पैग ही रहेगा, तो ए की जगह ए ही रहेगा। लेकिन जो टू पैग था हमारा वो ऑक्स पैग हो चुका है, तो यहाँ पर हमारा बी आ जाएगा और यहाँ पर हमारा सी आ जाएगा, क्योंकि ऑक्स पैग की जगह हमने टू पैग डाल दिया है। तो अब ये जो कॉल होने वाला है इसमें हमारी आर्ग्यूमेंट्स चेंज हुई है और हमारी एन की वैल्यू कम हुई है। तो अब ये जब फंक्शन यहाँ पर अपना स्टैक फ्रेम बनाएगा तो यहाँ पर होने क्या वाला है, ये देखेगा ये कंडीशन में num इक्वल्स 1 तो है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। अब ये इसके अंदर जाएगा और देखेगा कि सबसे पहले हमारा प्रिंटफ फंक्शन है, तो यहाँ पर ये नॉर्मली हमारा प्रिंट कर देगा। और ये प्रिंट क्या करेगा, मूव डिस्क 1 फ्रॉम पैग परसेंटेज सी। तो परसेंटेज सी की जगह ये फ्रॉम पैग प्रिंट करने वाला है, तो फ्रॉम की जगह हमारा ए आएगा, और उसके बाद बोलेगा टू पैग परसेंटेज सी, और दूसरे परसेंटेज सी की जगह हमारा टू पैग आएगा। और हमारा फंक्शन ये वाला चल रहा है, तो इसमें जो हमारा टू पैग है वो बी है, तो यहाँ पर बी प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद आप देखो ये फंक्शन जो है हमारा रिटर्न हो रहा है, तो रिटर्न होने के बाद ये जो फंक्शन पूरा है ये अपनी मेमोरी वापस ले लेगा, और ये जो स्टैक फ्रेम है ये भी हट जाएगा हमारा। तो इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। अब ये जो 1 वाला फंक्शन कॉल था वो रिटर्न हो चुका है, तो अब ये नीचे वाली स्टेटमेंट पे आएगा, और नीचे वाली स्टेटमेंट में ये देखेगा मूव डिस्क
परसेंटेज डी की जगह हमें नम लिखना है, और यहाँ पर हमारा फंक्शन कौन सा चल रहा है, ये वाला, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। फ्रॉम पैग हमारा परसेंटेज सी की जगह फ्रॉम होने वाला है, तो फ्रॉम में हम ए लिखेंगे, और टू में हम क्या लिखेंगे, टू पैग, और यहाँ पर टू पैग हमारा सी है, तो हम यहाँ पर सी लिख देंगे। अब ये जो स्टेटमेंट है खत्म होने के बाद फिर से यहाँ पर एक और रिकर्सिव कॉल है, और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स थोड़ी अलग है। तो रिकर्सिव कॉल होने के बाद ये क्या बोलेगा, टावर्स num -1 मतलब 1, हमारा जो फ्रॉम पैग था उसकी जगह ऑक्सिलरी पैग है, और ऑक्सिलरी पैग जो था यहाँ पर बी था, तो ये बी आ जाएगा यहाँ पर, और टू पैग जो है हमारा वो टू पैग रहने वाला है, तो ये सी रहेगा, और जो ऑक्सिलरी पैग था उसकी जगह फ्रॉम पैग आ गया, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। तो ये जो रिकर्सिव कॉल है ये थोड़ा अलग है, और यहाँ पर फिर ये फंक्शन पे जब जाएगा तो यहाँ ये देखेगा कि जो नम की कंडीशन है वो 1 है, और कंडीशन ट्रू होने के बाद ये फिर से यहाँ पर प्रिंट करने वाला है, और प्रिंट क्या करेगा, ये मूव डिस्क 1 फ्रॉम पैग परसेंटेज सी, और परसेंटेज सी की जगह हमें फ्रॉम लिखना है, तो फ्रॉम में यहाँ पर क्या है, बी है, तो बी से हमारा कौन से पैग में जाएगा, टू पैग, और टू पैग की जगह यहाँ पर हमारा सी है। तो ये जो तीन स्टेटमेंट्स है ये प्रिंट हो गई, और इसके बाद ये रिटर्न हो जाएगा। तो ये रिटर्न होने के बाद ये वाला जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट और ये हमारा लास्ट जो फंक्शन कॉल था ये भी हमारा रिटर्न हो गया, तो इसका भी जो स्टैक फ्रेम है वो भी खाली हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया, और उसके बाद हमारा जो ऊपर वाला फंक्शन है वो भी रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो टावर्स का स्टैक फ्रेम था इससे भी हम क्लियर करेंगे, और ये देखो हमारा जो टावर्स का स्टैक फ्रेम है यहाँ पर भी हमारा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, हम रिटर्न हो जाएंगे मेन फंक्शन में, क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हुआ था और उसके बाद हमारा यहाँ पर ये रिटर्न हो गया था, तो अब यहाँ पर रिटर्न 0 होगा, तो ये जो मेन फंक्शन है ना वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इसे भी मैं यहाँ पर इरेज करूंगा, और हमारा पूरा प्रोग्राम खत्म हो चुका है। और प्रोग्राम खत्म होने के बाद यहाँ तीन चीजें प्रिंट हुई है, ये तीन हमें मूव्स करने होंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो ऊपर वाली डिस्क है उसे आप बी में डालोगे, तो यहाँ पर मैं ए से बी में यहाँ पर डाल देता हूँ इसे। उसके बाद आप क्या करोगे, जो डिस्क 2 है उसे आप कहाँ डालोगे, ए से सी में डालोगे, तो बड़ी वाली जो डिस्क है वो सी में आ गई। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो डिस्क हमारी 1 है उसे हम मूव करेंगे बी से सी में, तो हमने यहाँ पर सी में मूव कर दिया। और एंड रिजल्ट आप देखो यार, ए से सी में यहाँ पर ये जा चुका है, और बड़ा वाला नीचे है और छोटा वाला ऊपर है, तो हमें जो करना था वो हमने कर दिया, और हमारा रूल भी वायलेट नहीं हुआ। और ऐसे ही अगर आप 3, 4 या 5 नंबर ऑफ डिस्क दोगे तो भी आपका ये काम हो जाएगा, लेकिन आपके ये जो मूव्स हैं ये थोड़े ज्यादा होंगे। हम चलते हैं एक बार अपने प्रोग्राम में और एक बार उसे रन कराकर देख ही लेते हैं। तो गाइज ये हमारा टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम थी, और हमने ये प्रॉब्लम पूरी समझ ली है। अब इसे हम एक बार रन करके देखने वाले हैं। तो यार ये टर्मिनल में रन हो गया है, और यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, एंटर द नंबर ऑफ डिस्क। तो मैं डिस्क की जगह 2 ही दे देता हूँ, और देखते हैं हम कि हमारे कितने नंबर ऑफ कॉल्स होंगे। तो यहाँ पर देखो, द सीक्वेंस ऑफ मूव्स इन्वॉल्व इन द टावर ऑफ हनोई आर, और ये 3 मूव्स के बाद हमारा ये जो टावर ऑफ हनोई की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। और ये मैंने सिंपल एग्जांपल इसीलिए लिया था ताकि आपको समझ आए कि कैसे ये प्रोग्राम हो रहा है। अभी मैं इसे एक बड़े एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। यहाँ पर हम नंबर ऑफ डिस्क 4 करके देख लेते हैं। जब हम 4 करेंगे तो हमारे मूव्स भी बढ़ जाएंगे, और हमें यहाँ पर बहुत सारे मूव्स लेने पड़ेंगे। तो आप सोच सकते हो कितने सारे रिकर्सिव कॉल्स होने के बाद आपका ये प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हुआ होगा, और आपकी जो टावर ऑफ हनोई है वो प्रॉब्लम खत्म हुई होगी। तो गाइज अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिबोनाची सीरीज के साथ। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।